कोड। चलो हाँ भाई, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले आते हैं कि ये थ्योरी वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर वह मार्ग जिस पर कोई परीक्षण धनावेश चलने को प्रयत्न करता है या चलने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ये तो सिंपल थ्योरेटिकल परिभाषा है। जो इसकी मुख्य डेफिनेशन या मुख्य परिभाषा मानी जाती है वो ये रहती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले इनकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी हैं, तो शुरुआत करता हूं मैं ये विशेषताएं। पहला है, इनकी दिशा धनावेश में बाहर की ओर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। इनकी दिशा धनावेश में बाहर की ओर व ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। अर्थात किधर से किधर हो जाएगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। देखो कैसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो धनावेश में बाहर की ओर, बाहर का मतलब सब तरफ बाहर है ना, ये धनावेश में बाहर की ओर। पहले विद्युत क्षेत्र में भी बताया था, यही है अपने पास। ये हो जाएगा Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये धनावेश में बाहर की ओर। और अगर मान लो एक दूसरा ऋणावेश है, उसके लिए ऋणावेश में किधर हो जाएगी? अंदर की ओर। तो इनकी दिशा धनावेश में बाहर की ओर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। ये तो पहली बात हो गई। अब अपन चलते हैं, जैसे एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, ठीक है, वो पास पास में रखे हुए हैं, तो फिर ये रेखाएं कैसे खींची जाएगी? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये रेखाएं यूं हो जाएगी भाई, इस तरह से खींची जाती है। ये रेखाएं इसमें से यूं हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया होगा, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त हो रही है? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये धनावेश को से चालू हुई, ऋणावेश पर समाप्त हो गई, पर पार नहीं कर रही है भाई आवेशों को। तो ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये रेखाएं काल्पनिक व खुले वक्र होती है भाई। कौन से वक्र होती हैं? ये खुले वक्र। देखो मैथ्स में दो प्रकार के वक्र होते हैं, एक खुला वक्र होता है और एक बंद वक्र होता है। ये बंद वक्र है, खुला वक्र है। बंद, ये भी कौन सा वक्र है? बंद। बंद वक्र का मतलब होता है कि जिस वक्र में किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर वापस वहां पर आया जा सके उसको बंद वक्र कहते हैं, और जिस वक्र में एक बिंदु से प्रारंभ होकर वापस उस बिंदु पर न लौट सको उसको खुला वक्र कहते हैं। ये क्या है? खुला वक्र। सरल रेखा भी क्या है? खुला वक्र। तो जैसे वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, ये सारे के सारे बंद वक्र हैं। परवलय हो गया, सरल रेखा हो गई, अति परवलय हो गया, ये सारे के सारे खुले वक्र कहलाते हैं। तो ये जो रेखाएं होती है ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। और कैसे वक्र होती हैं? ये खुले वक्र होती हैं। खुला इसलिए कि देखो यहां से चली, यहां पर आके समाप्त हो गई, ठीक है ना, वापस वहीं नहीं लौट रही अपने स्थान पर, तो काल्पनिक और खुले वक्र होती है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये रेखाएं लचकदार
वह तनी हुई डोरी की तरह होती है। लचकदार कैसे? यहाँ पर तो तनी हुई है कि नहीं है, खींची हुई है। यहाँ पर लचकदार हो गई कि नहीं हो गई? कैसे? ये आपस में मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? तो ये रेखाएं लचकदार और तनी हुई डोरी की तरह होती है। ये भी आ गया होगा समझ में अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं, जो इनकी परिभाषा भी दी गई है और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कैसे? जैसे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींच दो, आ गई इधर। अगर मान लो यहाँ निकालोगे तो ये इधर आ जाएगी। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब एक चीज देखो एक बार, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश है या नहीं है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इस क्षेत्र रेखा के अनुदिश है या नहीं है? नहीं है। कैसे? देखो, ये विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से यूं मुड़ रही है, पर वो यूं जा रही है कि नहीं जा रही है? फिर यहां से ये यूं मुड़ रही है, वो यूं जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही सरल रेखा है, क्या है? सरल रेखा है, मुड़ी हुई नहीं है। अब इस पर स्पर्श रेखा भी यही खींचोगे कि नहीं खींचोगे? तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो सकती है। कब? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा के रूप में हो। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाओं के रूप में हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ये विशेषता। उसके बाद में अपन इनकी जो मूल अपने पास गुण है और एग्जाम में खूब आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब क्यों नहीं काटती है? तो फिजिक्स में और मैथ्स में एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड चलता है भाई, विरोधाभास विधि, है ना। उसमें क्या करते हैं, किसी सही चीज को सही प्रूव करना है तो उसके लिए पहले गलत मान लिया जाता है। जैसे अभी दिन है, अब इसको दिन प्रूव करना है कि भाई दिन ही है, तो मैथ्स वाले कहेंगे कि माना कि अभी रात है। तो अगला स्टेटमेंट बताऊं वो लिखेंगे, पहला तो लिख दिया कि माना कि अभी रात है। अगले स्टेटमेंट में ये लिखेंगे चूंकि अभी रात है इसलिए चांद और तारे होने चाहिए। फिर तीसरा इस लिखेंगे चूंकि इस समय सूर्य नहीं होना चाहिए। फिर आगे परिणाम लिखेंगे परंतु ऐसा नहीं है, चांद व तारे भी उपस्थित नहीं है तथा सूर्य अनुपस्थित नहीं है, अतः यह रात नहीं हो सकती। और रात नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? फिर बताओ, दिन। तो दिन को दिन प्रूव करने का तरीका यह है कि माना कि ये रात है, उसके बाद में उसको उल्टा नेगेटिव ले लो। तो इसमें भी ऐसे ही प्रूव किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका हुआ? माना कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, काट गई, तो इनका ये कटिंग पॉइंट हो गया जिसको कटान बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। यहां पर स्पर्श रेखाएं दो खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? देखो, एक तो इस पर हो जाएगा और एक इस पर हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कितनी दिशाओं में हो गया? यहाँ पर दो दिशाओं में हो गया, जो कि संभव नहीं है। तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका हुआ? एग्जाम में आता है, क्या कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है? तो क्या लिखोगे इसका? क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में हो जाएगा, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अतः क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। आगे बढ़ो। अब अपन चलते हैं, जैसे दो धनावेश है, इनके लिए रेखाएं कैसे खींचोगे? इनके लिए ये रेखाएं यूं आती है भाई, ये रेखाएं आ जाती है इनके लिए। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं
इस तरह से आएगी इनके लिए। यहां पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। आगे और बता देता हूं मैं, इससे आगे नहीं आएगी और काटेगी तो बिल्कुल ही नहीं। कारण, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। अपन ये कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेशों के मध्य कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य प्राप्त किया जा सकता है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर हो जाता है। यह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। आ गया होगा समझ में। ऐसे ही दो ऋणावेशों के लिए भी खींच सकते हैं अपन। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें बस केवल कुछ ही नहीं करना है, दिशा अंदर की ओर कर देनी है, बाकी तो वैसा का वैसा ही रहने दो। ये फिर उदासीन बिंदु आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, ये उदासीन बिंदु आ गया। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं इसके लिए तो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसमें भी Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इज लेस देन 0, और ये Q इज लेस देन 0। तो अब दो तीन विशेषताएं और चलते हैं अपन। देखो एक बार, ये विजातीय आवेश है, ये कौन सा आवेश है, सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में फैलने का प्रयत्न करती है। फैल रही है कि नहीं फैल रही है। और विजातीय आवेशों में क्या हो रहा है बताओ, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। तो सजातीय आवेशों के मध्य ये रेखाएं लंबाई में फैलने का प्रयत्न करती है, जिससे प्रतिकर्षण बल की पुष्टि हो जाती है, तथा विजातीय आवेशों के लिए ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिससे आकर्षण बल की पुष्टि होती है। क्लियर। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये रेखाएं स्वतंत्र आवेश की सतह पर समकोण बनाती है भाई। ये रेखाएं स्वतंत्र आवेश की सतह पर समकोण बनाती है। कैसे, ये 90 डिग्री पर होती है। यहाँ पर स्वतंत्र आवेश है ना, तो कितने कोण पर है, सारी की सारी 90 डिग्री के कोण पर होती है। एक और विशेषता है इसकी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब जहां पर कम क्षेत्रफल में ज्यादा रेखाएं गुजरेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, और जहां से कम गुजरेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। इसी को विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला टॉपिक चालू करेंगे। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट है समरूप माने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। देखो भाई, दो तीन चीजें हैं जिससे पता चल जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा भी समान है और परिमाण भी सब जगह क्या है, समान है।
अगर मान लो कि ऐसा आ जाए, इसमें क्या होगा बताओ? दिशा समान है, परिमाण अलग अलग हैं। इसमें दिशा भी समान, परिमाण भी समान होगा सब जगह। इसमें दिशा तो समान है परंतु परिमाण क्या है? अलग अलग है। और अगर मान लो कि ये आ जाए, अब क्या होगा? दिशा व परिमाण दोनों ही अलग अलग होते हैं। ये असमान विद्युत क्षेत्र हो गया, वो एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र हो जाता है। अपन वही पढ़ रहे हैं। माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड में मैंने लेफ्ट से राइट की ओर मानी है भाई। तो ये विद्युत क्षेत्र इधर हो गया अपने पास, ठीक है, एक समान माना है। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है भाई। कितने कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर। कैसे? अभी समझ में आ जाता है। विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर हो गया? अब ये बता दो। थीटा कोण पर हो गया। ये ऋणावेश हो गया और ये क्या हो गया? धनावेश हो गया। यहां तक तो क्लियर है। आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली जाती है? 2a ले लेते हैं। ये बिंदु अपने पास A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा और ये बिंदु क्या मान लिया मैंने? C हो जाता है। वो अभी कैसे निकाला है मैं बता दूंगा आगे। सबसे पहले अपन चलें, F बराबर क्यू ही पड़ा है, ठीक है ना? तो विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के दोनों ही आवेशों पर बल कार्य करते हैं। इस पर जो बल होगा प्लस में क्यू ही होगा। तो F बराबर प्लस में क्यू ही का मतलब इधर होगा कि नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगा। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। तो ये तो प्लस में क्यू ही हो गया। आगे आ जाओ, इसमें F बराबर माइनस क्यू ही होगा। माइनस क्यू ही का मतलब इधर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। तो ये बल विद्युत क्षेत्र के ये विपरीत दिशा में हो गया अपने पास। आ गया अपने पास। तो द्विध्रुव के दोनों ही आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करते हैं। ये दोनों ही बल परिमाण में बराबर हैं, दिख रहे हैं परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग नहीं, विपरीत। दोनों के परिमाण में बराबर हैं, दिशा क्या है इनकी? विपरीत है। अतः परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो द्विध्रुव में परिणामी बल F नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो विद्युत द्विध्रुव में स्थानांतरीय गति बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तो बात हो गई पहली। आगे अपन चलते हैं। देखो एक चीज बताता हूं मैं तुमको, 11th में आता है वैसे। ये कोई छड़ है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को कील से ठोक रखा है अपन ने। यहां पर 10 न्यूटन का बल लगाता हूं मैं, यहां पर भी 10 न्यूटन का बल लगाता हूं, ठीक है। छड़ में कोई गति होगी क्या? ये बताओ। नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों बल परिमाण में क्या है? बराबर हैं। दिशा क्या है? विपरीत है। कुल बल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब इसी की दूसरी कंडीशन है, वही छड़ है, यहाँ कील से टांग रखा है, ये 10 न्यूटन का बल यहाँ लगा दिया, ये 10 न्यूटन का बल यहाँ लगा दिया। अब छड़ में गति होगी या नहीं होगी? ये बताओ। छड़ में गति होगी या नहीं होगी? इस समय छड़ में घूर्णन होगा। कैसे होगा? ये बल इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो छड़ जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कि नहीं घूमेगी अपने पास, ठीक है। अब एक बार देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया? जबकि बल बराबर है, दिशा भी विपरीत है। इन दोनों डायग्राम में मूल अंतर अगर आप देखोगे तो वो ये है, ये दोनों बल विपरीत दिशा में है, परिमाण में भी बराबर हैं, एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। कहां से गुजर रहे हैं? दोनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, जबकि इसमें अलग अलग बिंदुओं से गुजर रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ? इसमें कुल बल भी 0 और बलागुण भी 0। तो F भी 0 और बलागुण भी 0। मतलब इस डायग्राम में न तो स्थानांतरीय गति होगी न घूर्णन गति होगी। दोनों ही गतियां किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। इसमें
कुल बल तो 0 है, परंतु बलागुण का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, ये शब्द आता है क्रिया रेखा, 11th में है ये सारा। क्रिया रेखा का मतलब होता है बल जिस दिशा में कार्य करता है। इसमें क्रिया रेखा एक ही बिंदु से गुजर रही है और उसमें अलग अलग बिंदुओं से गुजरने के कारण बलागुण उत्पन्न कर देती है। अतः इसमें बल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बलागुण 0 नहीं होगा, जिसके कारण इसमें गुणन गति संभव हो जाती है। अब तो आ गया मामला समझ में। इसी चीज को यहां पकड़ लो। अब ये बल दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो नेट बल तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। लेकिन बलों की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा इधर से जा रही है, इसकी क्रिया रेखा इस बिंदु से जा रही है। अलग अलग बिंदुओं से गुजरने के कारण बलागुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गुणन गति संभव होती है। तो उत्पन्न बलागुण क्या लिखेंगे बोलो? चलो, उत्पन्न बल आघूर्ण, बलागुण का तो से लिखते हो। मूल फॉर्मूला बोलो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बलागुण का? बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, यूं याद रखा करो। बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, ये सबसे सरल फॉर्मूला है भाई। बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब देखो, जैसे एक बल ये है और अब या ये मान लो, हाँ एक बल इधर है। अब लंबवत दूरी कैसे निकालें? तरीका यह है, इससे इस पर लंब डाल दो, तो एक बल से दूसरे बल पर डाले गए लंब की लंबाई वो किसके बराबर हो जाएगी, बलों के मध्य लंबवत दूरी के बराबर हो जाती है। इसीलिए देखो एक बार, ये F बराबर क्यों इधर है, वो इधर है, इनके मध्य की लंबवत दूरी निकालनी है। कैसे निकाली मैंने? इस बल की लाइन को डैश डैश करके पीछे बढ़ा दिया, उससे इस पर लंब डाल दिया कि नहीं डाल दिया। तो इस बल में और इस बल के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी है इनमें से, ये बता दो। ए बी है, बी सी है, या ए सी है? बी सी। कैसे? ये बल की क्रिया रेखा हो गई, उससे इस पर लंब डाल दिया, तो दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी किसके बराबर हो जाएगी, बीसी के बराबर। आ गया होगा समझ में? तो अब अपन चले बेटाओ, ये लो जी भाई, तो बराबर एफ इंटू क्या हो जाएगा, बीसी। अब ये त्रिभुज बनाए मैंने इसीलिए है, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो त्रिभुज एबीसी से, ए बी सी से साइन थीटा लंब बटे कर्ण बीसी, कर्ण कितना है बताओ, 2a, 2a को इधर गुणा कर दो, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। ये मान यहां रख दो, इसमें रखने पर बोलो रखोगे तो क्या आएगा, टो बराबर f इंटू 2a साइन थीटा। अब f का मान क्यों ही होता ही है, तो f बराबर क्यू ई से रखो, तो बराबर क्या आएगा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। क्यू इंटू 2a किसके बराबर हो जाता है, ये बता दो, p के बराबर हो गया। तो टो बराबर क्या आ गया, p e साइन थीटा। आ गया समझ में, बलागुण का सूत्र है। ठीक है, अब अपन चलें इसमें। देखो जी भाई, टो वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डॉट नहीं आएगा, क्रॉस आएगा अपने पास। और टो की दिशा किधर होगी, टो की दिशा p वेक्टर व e वेक्टर के तल के लंबवत होती है। और कौन से नियम से दी जाती है, दाहिने पेच के नियम से।
के नियम से दी जाती है। ये 11th में भी आता है, यूं पढ़ते हैं उसमें, सी वेक्टर बराबर मान लो ए वेक्टर क्रॉस क्या हो बी वेक्टर। तो सी की दिशा किधर होगी, ए के और बी के तल के लंबवत होगी और दाहिने पेज के नियम से दी जाती है। दाहिना पेज का नियम क्या है वो भी मैं बता देता हूं। ये आई, ये क्या होता है और ये क्या होता है के। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के बराबर। लेकिन जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर। आई क्रॉस जे तो किसके बराबर होगा, के बराबर। लेकिन जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। कैसे होता है याद रखने का तरीका बता देता हूं। एंटी क्लॉक है ये, अगर आप एंटी क्लॉक चलते हो पॉजिटिव चिन्ह लेना है, अगर आप क्लॉक वाइज चलते हो कौन सा चिन्ह लोगे, नेगेटिव। कैसे देखो, आई क्रॉस जे, तो आई से जे की ओर चले, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो, के प्लस में आ गया। जे क्रॉस आई, तो जैसे इधर चलोगे तो क्लॉक वाइज चले कि नहीं चले, क्लॉक वाइज चलोगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। इसीलिए आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई से माइनस जे के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के बराबर। ऐसे ही जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, जैसे के की ओर चले तो ये प्लस में आई हो गया। अगर फिर भी इनमें कोई दिक्कत आती है, ऑफलाइन क्लास चालू होगी, एक दिन मेरे को बता देना, सदिश गुणनफल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, करा दे दूंगा भाई। आगे अपन चलें, इसमें 3 कंडीशन है अपने यहाँ। ये क्या क्या है देखो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 होने पर टो बराबर पीई साइन 0, साइन 0 का मान 0। इसको कहते हैं भाई स्थायी संतुलन। क्या कहते हैं इसको, स्थायी संतुलन, ठीक है। और सेकंड, थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री पर, टो बराबर पीई साइन 90, साइन 90 का मान 1 होगा और अधिकतम भी होगा, तो बला गुण अधिकतम होगा, तो मैक्सिमम पीई के बराबर। तीसरी कंडीशन 180 डिग्री पर, तो बराबर पीई साइन 180, मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसको अस्थायी संतुलन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, अस्थायी संतुलन। अब तुम बोलोगे एक तो स्थायी और एक अस्थायी है, जबकि दोनों में 0 है। ये चीज आपको तीसरे पार्ट में विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा, तब जाके समझ में आएगी कि थीटा बराबर 0 पर तो मैंने स्थायी संतुलन कहा है, थीटा बराबर 180 पर मैंने क्या कहा है, अस्थायी संतुलन कहा है। तो ये चीज वहीं क्लियर हो पाएगी, ठीक है भाई। अब बात ऐसी है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, ठीक है, पार्ट पूरा। कल मैं नहीं आ पाऊंगा किसी कारण से, तो क्लास नहीं हो पाएगी। परसों के दिन जो है, कल वीडियो भेज दूंगा कोई, और परसों के दिन अपन जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आप कल जो है मंडे को न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो परसों के दिन और कल में आप न्यूमेरिकल निकालना, इसके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। जो भी नहीं आएंगे मैं इसमें बता दूंगा। थैंक यू।